नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने संसद में विपक्ष के संचार साथी ऐप से जासूसी के दावों को खारिज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा। सरकार मीडिया संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की सक्रिय निगरानी कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में तेज बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी और रायपुर में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करके ऐप को सक्रिय कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 1 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता हैं और उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2023 में संचार साथी पोर्टल और 2025 में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। श्री सिंधिया ने बताया कि नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 20 करोड़ लोगों ने संचार साथी पोर्टल को देखा है, जबकि 1.5 करोड़ लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है। श्री सिंधिया ने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के आधार पर 1.5 करोड़ फर्जी मोबाइल फोन कनेक्शन काटे गए हैं। इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं। 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ही किसी भी टीवी चैनल या समाचार पत्र के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया है, जिससे देश भर के करोड़ों परिवारों को लाभ हो रहा है। श्री वैष्णव ने कहा है कि संसद ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम पारित किया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ये कानून इसलिए लाई क्योंकि पहले देशवासियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। श्री वैष्णव ने कहा कि डीपीडीपी अधिनियम के कारण अब देश के किसी भी उपयोगकर्ता या व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक सुरक्षा व्यवस्था होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर वर्ष ये दिवस मनाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको रह दे। विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के प्रति सामुदायिक जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। भारत में जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। जैसे तितलियां फूलों की क्यारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते, जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर हम अपनी पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन आंगमो के साथ एक बातचीत प्रसारित करेंगे। पूरा पॉडकास्ट आज शाम 5:30 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने पिछले 3 वर्ष में मदर पोर्टल से लगभग 1,38,000 शिकायतों का समाधान किया है। नई दिल्ली में भारतीय विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष के लिए एकत्रित पासपोर्ट उपकर से लगभग 2,38,000 लोगों को लाभ हुआ है। अवैध प्रवासन पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अवैध और अनियमित प्रवासन भारत के हित में नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य देशों से भी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने दस्तावेजों के सत्यापन और निर्वासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन देशों से अधिक पारदर्शिता और समझ अपनाने का आह्वान किया। अवैध अनियमित गतिशीलता के खिलाफ रहना हमारे हित में है, लेकिन इसके लिए सहयोग भी जरूरी है। इसलिए यहाँ कई बार दस्तावेज से जुड़ी कई समस्याएं आती हैं। कुछ देश गोपनीयता का पालन करते हैं, लेकिन वो दोनों तरीके से नहीं चल सकते। वे ये नहीं कह सकते कि ये गोपनीयता है, हम आपको नहीं बता सकते। हमें यहाँ पारदर्शिता और समझ की आवश्यकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कल तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान में पायलट की जान बचाने वाली निकासी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस कठिन परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्वदेशी निकासी प्रणाली की क्षमता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लड़ाकू विमान से किसी आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने की डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट प्रक्रिया अन्य स्थिर प्रशिक्षण से काफी ज्यादा मुश्किल होती है और लड़ाकू विमान की इजेक्शन सीट और अन्य प्रणालियों के असर को जांचने का असली तरीका है। इस टेस्ट में मानव आकार और भार के एक पुतले का इस्तेमाल करके गाड़ी की टक्कर के दौरान एक व्यक्ति पर होने वाले असर को जांचा जाता है। यह टेस्ट हर उस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है जो विमान से बाहर इजेक्ट होने वाले पायलटों को महसूस होती हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए सभी संबंधित संस्थाओं और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश भर में 100% राशन कार्ड अब डिजिटल हो चुके हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि लगभग सभी 20 करोड़ 58 लाख घरेलू राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं।
2020 में कोविड के समय से लेके 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि चक्रवात, बेमौसम बारिश और भूकंप जैसी प्रमुख प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौसम विभाग समय पर अलर्ट और पूर्वानुमान जारी करता रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 4 मजदूरों की कथित मौत और कई अन्य के घायल होने की घटना पर जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी के 12 वार्ड में हुए दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों में भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट पर जीत मिली है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एमसीडी चुनाव के नतीजे दिल्ली में भाजपा द्वारा किए गए काम को दर्शाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने कहा है कि कई दिनों की भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण 474 लोगों की मौत हुई है और 356 लोग लापता हैं। चक्रवात से कैंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 118 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत सहायता का विस्तार किया है। श्रीलंका में जारी सभी प्रमुख बाढ़ अलर्ट हटाए जा चुके हैं। नदियों के स्तर में सतत गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोलंबो में नागलगम स्ट्रीट पर कैलानी नदी अभी भी चेतावनी के स्तर पर है। अब तक 474 लोगों की मृत्यु और 356 व्यक्ति लापता होने की पुष्टि हुई है। ऐसे समय में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत अपनी मानवीय सहायता को और सुदृढ़ किया है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और NDRF टीमें दुर्स्त तथा दुर्गम क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही हैं, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर रही हैं तथा बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। भारत द्वारा भेजा गया पूर्ण तरह सुसज्जित फील्ड हॉस्पिटल और 73 चिकित्सा कर्मियों का दल राहत अभियानों को महत्वपूर्ण बल प्रदान कर रहा है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने एशिया में अत्यधिक बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी दी है। WMO ने मंगलवार को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विनाशकारी मानसूनी बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ लाई है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, कई समुदाय विस्थापित हुए हैं और बड़ी आर्थिक तबाही हुई है। मौसम विभाग ने आज पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे वीरता, साहस और बलिदान के प्रतीक हैं, जिन्होंने देश के युवाओं को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने अंतिम समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 2 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद में संचार साथी ऐप से जासूसी के विपक्ष के दावों को खारिज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा, सरकार मीडिया संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की सक्रिय निगरानी कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में तेज बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी।
और रायपुर में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।